अध्याय 4 कक्षा 10वीं कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ेंगे या रिवाइज भी करेंगे साथ में। सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन की, तो जब हमारे जो पाठ का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, क्योंकि कार्बन एक ऐसा अधातु है जो कि अगर इसकी मात्रा की बात करें तो हमारी कार्बन जो भूपट्टी है खनिजों के रूप में मात्र 0.02% और वायुमंडल में मात्र 0.03%। लेकिन जब इससे बने हुए अलग अलग यौगिकों की बात करते हैं या उत्पाद की बात करते हैं तो लगभग 80% चीज़ों के अंदर कार्बन हमें मिलता है। तो उसके क्या कारण है वो भी इस पाठ में पढ़ेंगे। जितने भी सजीव हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, शरीर जो है कार्बन यौगिकों से बना होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सब चीज़ों में कार्बन है। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन को आपको पता है कि इंग्लिश के लेटर सी से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से। परमाणु संख्या की बात करें तो 6 होती है इसकी, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे तो 2 कक्षों में विभाजित है। के अंदर 2 है और एल के अंदर 4 है। तो यही जो इसकी परमाणु संख्या है उसके हिसाब से ही जो है इसकी सर्वोत्मुखी जो प्रकृति बन गई है उसके कारण क्या है, क्यों आपको पता है हर तत्व जो है अपने आप को उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कार्बन इसको कैसे प्राप्त करेगा। अब क्योंकि कार्बन जो है चतुसंयोजी है, चतुसंयोजी मतलब इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाने की बात करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से प्राप्त करके ऋणायन बनाने की बात करेगा, तो इसको ये जो अतिरिक्त 4 इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है, और 4 इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए, तो वो भी कठिन कार्य है। मतलब ना तो वो धनायन बना सकता है और ना ही ऋणायन बनाता। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। तो जिसको हम इंग्लिश में कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, साझेदारी बॉन्ड जिसको कहा जाता है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आपने आयनिक बॉन्ड जो है अभी पिछला तीसरा पार्ट था उसके अंदर भी पढ़ा था। तो यहाँ पे जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के अतिरिक्त और कौन कौन से परमाणु हैं जो सहसंयोजी आबंध बना सकते हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये आपस में सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। आपने देखा होगा H2 लिखा जाता है, O2 लिखा जाता है, N2 लिखा जाता है, Cl2 लिखा जाता है। उसका कारण यही है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़कर सहसंयोजी आबंध बना देता है ताकि उनको कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो जाए। तो अब इसके अंदर जो है हम इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के अंदर एकल आबंध बन रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन का एकल आबंध बनाने से पहले हम सिंपल जो आबंध बनाया जाता है उसको समझ लेते हैं। जब भी एकल आबंध दिखाना हो आपको तो आप या तो डॉट ले रहे हो तो ऐसे 2 डॉट दिखाओगे, ठीक है, ये एकल आबंध के लिए होता है। जब आप द्वि आबंध ले रहे हो तो आपको ऐसे 4 डॉट लेने पड़ेंगे, और जब आप त्रि आबंध ले रहे हो तो आपको 3 इधर और 3 इधर ये डॉट्स लेने पड़ेंगे। कई बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं, एकल आबंध में कई बुक्स में इस तरह से डॉट दिए हुए होते हैं। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन एकल आबंध में तो ऐसे बनाओगे और जब द्वि आबंध और त्रि आबंध में आप जाओगे तो ऐसे बनाना है। तो यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। द्वि आबंध में बच्चे क्या कर देते हैं, फिर इसको इस तरह से दिखा देते हैं जो कि गलत है। तो इसको ध्यान में रखना है। इसलिए आप एकल आबंध में भी इसको याद ना रखें तो बढ़िया है। आप एकल आबंध, द्वि आबंध और त्रि आबंध। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन हमने एक्स से दिखाए हैं, दोनों नज़दीक आ गए, और दोनों के सर्कल के बीच में आपको पता होगा कि पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, इस तरह से दिखाना होता है। तो हमें क्या करना है, जब हम सर्कल लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों हाइड्रोजन के सर्कल जब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो उसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आने जरूरी हैं, जो कि आपको साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिखाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एकल आबंध है। इसी तरह जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितने हैं, 6 हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी 6 लगाए हमने, यहाँ पर भी 6। अब ये जो 2 इसके इलेक्ट्रॉन है और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये सहसंयोजी आबंध बनाएंगे, इस तरह से डबल बॉन्ड बनाएंगे
जैसे ये दिखा रखा है कि इस तरह से डबल बॉन्ड, तो इसको हमने जोड़े के अंदर जो है साझेदारी इलेक्ट्रॉन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आने जरूरी है क्योंकि ये द्वि आबंध है। इसी तरह से हम नाइट्रोजन का भी देखेंगे। नाइट्रोजन के अंदर 3 आबंध है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, तो बाहरी कक्ष में कितने हो गए? 5 हो गए। तो आप देख सकते हो 3 ये और 3 ये आपस में आबंध बनाएंगे साझेदारी इलेक्ट्रॉन, और जब सर्कल करोगे तो आप देख सकते हो कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड हुए तो वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जल का बना सकते हैं H2O। तो H2O के अंदर भी हमें ध्यान में रखना है कि दोनों तरफ जो है एक एक हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के बीच में 6 दिखा दिए हमने और इनके बीच में एक कलाबंध बन रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। अब इसको जब हम सर्कल करेंगे तो उसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि उनके एकल आबंध के अंदर बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक है। ये जल के अणु की संरचना होगी। सहसंयोजी यौगिकों के अगर भौतिक गुणों की बात करें तो इनका गलनांक व कथनांक कम होता है क्योंकि इनके बीच में अंतराणुक बल कम होता है। अंतराणुक बल का मतलब होता है अणुओं के बीच का जो बल है वो कम होता है। और सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि ये यौगिकों के आबंध में किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं करते। जैसे आपने आयनिक आबंध में देखा था, सोडियम क्लोराइड जो है टूटकर 2 आयन बना लेता है, धनायन और ऋणायन। इस तरह से जो है सहसंयोजी आबंध में नहीं होता है, इसलिए ये कुचालक होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। एक है श्रृंखलन। कार्बन जो है कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला या शाखित श्रृंखला या वलय संरचना इस तरह का निर्माण करता है और एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो श्रृंखलन करने की जो काबिलियत है उसके द्वारा कार्बन इतने सारे जो है यौगिक बना पाता है। और दूसरा है चतुसंयोजकता, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से, एक संयोजी परमाणु से या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। कहने का मतलब है कि 4 जगह पे वो किसी भी एक ही तरह के अलग अलग परमाणुओं से जुड़कर अलग अलग यौगिक बना सकता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। उसके बाद हम देखेंगे कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों की बात जो होती है। अब संतृप्त का मतलब क्या होता है कि जब कार्बन जो है अपनी 4 जगह पे अलग अलग से एकल आबंध के रूप में जुड़ा हुआ होता है तो उसको संतृप्त कहा जाता है। असंतृप्त का मतलब है कि जब कार्बन 4 जगह में से एक जगह पे या तो द्वि आबंध के साथ में, तो द्वि आबंध होगा तो एक बॉन्ड ही हट जाएगा, या त्वि आबंध के साथ जो है कार्बन से जुड़ा होता है। तो संतृप्त के अंदर जब एकल आबंध के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उस श्रृंखला को कहा जाता है एल्केन सीरीज। द्वि आबंध के साथ जुड़ा है तो एल्कीन सीरीज, और त्वि आबंध के साथ जुड़ा है तो एल्काइन सीरीज। सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n+2, यहाँ पर हो जाएगा CnH2n और यहाँ हो जाएगा CnH2n-2। तो ये तीनों सूत्र आपको याद रखने हैं। उसके बाद में इन्हीं की सूत्रों के आधार पे हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो इसमें आती है। संतृप्त कार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन एथेन। अब अगर आप इथेन का फॉर्मूला निकालना चाहो तो उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कार्बन के नाम हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखना है। लगभग 10 कार्बन तक, ये C5, C6, C7, C8, C9 और C10। तो इसमें जो है, इसमें एक कार्बन जहाँ होता है तो वहाँ मेथ होता है, 2 होते हैं तो इथ होता है, 3 होते हैं तो प्रॉप होता है, 4 होते हैं तो ब्यूट होता है, 5 होते हैं तो पेंट होता है, 6 होते हैं तो हेक्स होता है, 7 होते हैं तो हेप्ट होता है, 8 होते हैं तो ऑक्ट होता है, और 9 होते हैं तो नॉन, और 10 होते हैं तो डेक। उसके बाद में जो ये फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे एथेन, इथ मतलब 2 था, तो यहाँ पे हमारी n की जो वैल्यू है वो 2 हो गई। फॉर्मूला था CnH2n+2, तो जहाँ पर भी n है वहाँ पे हम 2 लिख देंगे, तो उस हिसाब से ये हमारा फॉर्मूला बन गया C2H6। इसका सूत्र बनाएंगे तो आप देख रहे हो हर जगह हमने हाइड्रोजन को एक डॉट के रूप में ले लिया और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक्स के रूप में। सभी जगह एकल आबंध है तो इसलिए जो है जहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो रही है आप 2-2 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। तो ये ओवरलैपिंग का बहुत ध्यान रखना है आपको, इसको प्रॉपर करना होता है, नहीं तो इसके नंबर कट जाते हैं।
इसी तरह से हाइड्रोकार्बन का नाम, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। तो मीथेन जो है CH4 हो गया। अब जितने भी एन वाले जो होंगे हमारे, ANE इंग्लिश में जो लिखते हैं हम, वो आपके एल्केन सीरीज़ है। जितने भी ENE वाले होंगे वो आपकी एल्काइन सीरीज़ है, और जितने भी YNE वाले होंगे वो एल्काइन सीरीज़ है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो मीथेन के अंदर हमने सीधा सीधा एकल आमन दिखाना है, कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन। इथेन भी इसी सीरीज़ का है, तो यहाँ अभी हमने कहा था C2H6 हो गया। प्रोपेन भी इसी सीरीज़ का है, तो C3H8, C4H10 और C5H12। तो ये सारे के सारे आपके कौन से सीरीज़ के हो गए? ANE वाली सीरीज़ के। तो सभी के अंदर जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है वो क्या हुआ है? CnH2n+2। इसके आधार पे आप किसी भी कार्बन यौगिक का सूत्र निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो एल्कीन या इथीन की बात करें या एल्काइन और इथाइन की बात करें, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है CnH2n, और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है CnH2n-2। तो यहाँ पे आप देखोगे कि C2H4 जो आया है इथीन के अंदर, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में द्वि आबंध है, आप देख सकते हो। द्वि आबंध जहाँ पे होगा 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे C2H4 इस फॉर्मूले में आप लिखोगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में द्वि आबंध है, आप देख सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो हम सर्कल बनाते हैं उसमें हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि जब हम कार्बन के लिए बना रहे हैं तो हमने पहले 3 इधर लगा लिए, दूसरे कार्बन के भी 3 इसके थोड़ा नज़दीक ही लगाएंगे, और फिर यहाँ पर जो है आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं जहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग है, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के सर्कल बना लेंगे। अब कार्बन के हमें ध्यान रखना है 8 होने चाहिए, तो 6 तो ये और 2 ये, तो पूरा जो सर्कल होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। इस कार्बन के भी 8 होने चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक होगा। अब आप देख सकते हो इस ओवरलैप में 2 आ गए और इस ओवरलैप में भी 2 आ गए। तो इस तरह से जो है इनको आपको संरचना को, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को प्रैक्टिस करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमने पीछे नाम देखे थे इनके हाइड्रोकार्बन के, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है एल्कीन सीरीज़ जो है, जिसका जनरल फार्मूला क्या था CnH2n, उससे आप इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन किसी का भी सूत्र बना सकते हो, संरचना सूत्र और आणविक सूत्र निकाल सकते हो। एल्काइन सीरीज़ में आप देखोगे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, फार्मूला क्या था CnH2n-2। तो हम यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा या डबल बॉन्ड लगेगा वो पहले कार्बन पे लगाना है। अब संरचना के आधार पे हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो एक तो होती है सीधी श्रृंखला, जैसे आप देख रहे हो प्रोपेन के अंदर। तो यहाँ पे सीधी श्रृंखला मतलब हमने सीधे सीधे जो है कार्बन चेन जोड़ दी, और हर कार्बन को आप उसकी चतुसंयोजकता के हिसाब से 4 हाइड्रोजन या कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए एक कलाबंध के अंदर। तो ये तो सीधी श्रृंखला के अंदर हो गया। उसके बाद में जो है शाखित श्रृंखला जो होती है, मतलब शाखा के रूप में आप देख रहे हो कि 4 कार्बन सीधे हैं, एक शाखित है, इसके अंदर 4 शाखाएं हैं। तो पेंटेनिन की जो संरचना होती है C5H12, इसमें 2 तरह के आप संरचना बना सकते हो। एक तो ये सीधी श्रृंखला बन गई और एक ये शाखित। तो जब आपके शाखा के रूप में एक मिथाइल ग्रुप, इसको जो है मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, अगर लग जाता है तो आपको लिखना है आइसो। आइसो शब्द लिख जाएगा उसके आगे, आइसो पेंटेन, ठीक है। हालांकि ये इसका जो है आयुपैक नाम नहीं है, ये इसका कॉमन नाम है आइसो जो हम लगा रहे हैं। उसके बाद में जो है आप देखोगे तीसरा जो है, जब 2 शाखाएं लग जाएं किसकी, मिथाइल ग्रुप की, आप देख रहे हो एक शाखा ये लगी हुई है और एक शाखा ये लगी हुई है, तो इसका एक नाम बन जाता है नियो पेंटेन। ये भी जो है इसका कॉमन नाम है। तो ये जो उपरोक्त 3 उदाहरण है, ये आणविक सूत्र समान है लेकिन भिन्न भिन्न संरचना वाले ऐसे यौगिक को संरचनात्मक समन्वय कहते हैं। संरचनात्मक समन्वय का मतलब होता है आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, मतलब इनका जो है आणविक सूत्र आप देखोगे कि तो सभी के अंदर C5H12 ही है, लेकिन संरचना अलग अलग बना रहे हैं। तो इसमें 2 का आपको ये याद रखना है, एक तो ब्यूटेन का और एक पेंटेन का। ब्यूटेन के अंदर 2 बनते हैं और पेंटेन के अंदर 3 बनते हैं, ये पेपर में आता है जो। तो इन 2 के बारे में पूछा जाता है। वल्य जो होते हैं जिसके अंदर जो है
आप देख रहे हो कि रिंग बन गई है। तो संतृप्त के अंदर एक एकल आबंध से और असंतृप्त के अंदर कहीं पर भी डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि वल्ले के केस के अंदर जो है 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। उसका कारण क्या है, जैसे कि अगर हम हेक्सेन की बात करें तो हेक्सेन वैसे तो हमारा क्या होगा C6H14 होगा, लेकिन जब ये वल्ले बनाएगा तो ये बन जाएगा C6H12, क्योंकि इसके अंदर जो पहला अगर कार्बन है ये और उसके बाद में आखिरी का जो कार्बन है, इसको हम 6 मान लें, इधर से गिनती करें, तो उनके बीच में आबंध बनने के कारण 2 हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाते हैं। तो इस कारण से जो है जब भी हम वल्ले वाले एल्केन की बात करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। असंतृप्त के अंदर जो है बॉन्ड निर्धारित करेंगे, डबल बॉन्ड कितने हैं, जैसे बेंजीन का है तो यहाँ पे C6H6 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। ये देखो यहाँ पे उदाहरण दिखा रखा है दोनों का, हेक्सेन के अंदर C6H12 और बेंजीन के अंदर C6H6। उसके बाद आता है प्रकार्यात्मक समूह। जो भी हमने हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पढ़ी, यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। जहाँ पर जैसे हमने पढ़ा अभी CH4 है, तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, ठीक है, और उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ आ जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा, विषम परमाणु। विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान कर देता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह। अब इस एक हाइड्रोजन की जगह अगर OH आगे जुड़ गया तो ये अल्कोहल बन जाएगा, क्लोरीन आके जुड़ गया तो ये हैलोजन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, एक CHO ग्रुप आगे जुड़ गया तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, अगर C डबल बॉन्ड O आके जुड़ गया तो ये कीटोन ग्रुप बन जाएगा, या COOH बन गया तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो आगे अभी पढ़ेंगे। तो विषम परमाणु जो है, अगर क्लोरीन और ब्रोमीन है जैसे मैंने आपको बताया, तो ये प्रकार्यात्मक समूह के अंदर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ जाएंगे। अल्कोहल है तो OH ग्रुप बन जाएगा, एल्डिहाइड है तो CHO ग्रुप, कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O, लेकिन दोनों तरफ ये कार्बन के बीच में ही होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो C डबल O OH, और ये एल्कीन और एल्काइन तो भी हमने पढ़े ही थे। तो इस हिसाब से जो है ये प्रकार्यात्मक समूह बनते हैं, तो इनको आपने बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद एक प्रश्न आता है समझाते श्रेणी के ऊपर। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला के स्थित हाइड्रोकार्बन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, जैसे अल्कोहल CH3OH C2H5। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको लिखूँ CH4 C2H6 C3H, कितना हो गया, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 8 है ना, C3H8 की जगह 7 हो गया, और ये C4H10। तो यहाँ पे सब में आप देखोगे कि एक एक हाइड्रोजन की जगह अल्कोहल ने जगह ले ली है। तो अब ये जो है हमारा नया प्रकार्यात्मक समूह बन गया, जो हाइड्रोजन के हटा के अल्कोहल सीरीज। तो सामान्य सूत्र में जब हम देखते हैं तो CH3OH और C2H5OH में आप देखोगे कि एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन का अंतर है। अगर इनका आणविक द्रव्यमान की बात करें तो कार्बन का 12 होता है और 2 हाइड्रोजन 2 जुड़ गए तो 14 EU का द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्म की में भिन्नता आती है। इसमें जो है रासायनिक गुणधर्मों में जो है समानता रहेगी, जितने भी हम इसके कंपाउंड की बात करेंगे, भौतिक गुणधर्मों में थोड़ी विभिन्नता आती है। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति की अगर हम बात करें तो यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करता है कि उसका नाम क्या होगा। प्रकार्यात्मक समूह को पूर्व लगन या अनुलगन के साथ दर्शाते हैं। पूर्व लगन या अनुलगन का मतलब होता है पहले या बाद में। तो पूर्व लगन में खाली आपको हैलोजन की बात करनी है, जिसमें क्लोरो ब्रोमो और आइडो लगेगा। जैसे ये आपके प्रोपेन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, क्लोरीन इसमें जुड़ा हुआ है तो क्लोरोप्रोपेन। सिर्फ हैलो ग्रुप में पूर्व लगन होता है, बाकी जितने भी आपके प्रकार्यात्मक समूह हैं सब में जो है अंत लगन होगा। जैसे कि एल्कोहल है तो अनुलगन इसमें क्या होगा, OL लगा हुआ है, OH है तो हमने प्रोपेनॉल कर दिया इसको। एल्डिहाइड अगर लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है तो AL जिसमें है तो प्रोपेनल। कीटोन जो है प्रोपेनोन। कीटोन में एक चीज़ जरूर ध्यान में रखनी है कि दोनों तरफ कार्बन होंगे। इसका जनरल फॉर्मूला आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCHO
और इसका जर्नल फॉर्मूला होता है ROH। यहाँ पे जो भी R है वो आपके एल्काइल ग्रुप कहलाते हैं। उसके बाद में लास्ट जो स्लाइड है जिसमें हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पे अनुलग्न क्या हो जाएगा, ओइक, प्रोपेनोइक अम्ल, और एल्कीन अनुलग्न और ये YNE और ENE जो अभी हमने बात की थी, प्रोपीन और प्रोपाइन। तो इस तरह से जो है ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में IUPAC नाम पद्धति की अगर हम बात करें, थोड़ा सा बता देता हूँ उसका, कि उसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहले तो कोई भी कार्बन चेन जो होती है उसमें सबसे बड़ी कार्बन चेन आपको ढूंढनी होती है। जैसे 4 की है तो 4 पे क्या था हमारा, ब्यूट था, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एकल आबंध है, द्वि आबंध है या कोई और प्रकारात्मक समूह है, उसके हिसाब से अगर एकल आबंध है तो ब्यूटेन बन जाएगा। अगर इस पे कहीं पे OH लगा हुआ था तो ये ब्यूटेनॉल बन जाएगा। अगर OH की जगह यहाँ पे हम मान लें कि लास्ट वाला जो है CHO लिखा हुआ है तो ये ब्यूटेनल बन गया। अगर यहाँ पे जो है एक डबल बॉन्ड लगा हुआ था तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटीन बन जाएगा। और अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये ब्यूटाइन बन जाता। तो इस तरह से जो है नाम पद्धति, इसके बारे में एक और वीडियो आपको खाली नाम पद्धति के ऊपर 1-2 दिन में मैं बना के अपलोड करूँगा, उसको ज़रूर देखना। उम्मीद करते हैं ये आपको चौथा पार्ट जितना आपके कोर्स में है